चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन प्रोटीन देख रहे थे, है ना। प्रोटीन की ये स्ट्रक्चर देखे थे कि आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो बताता है कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है ना। 20 टाइप के अमीनो एसिड्स देखे थे, उसमें से कुछ एसेंशियल थे, कुछ नॉन एसेंशियल थे। तो प्रोटीन का अमीनो एसिड का सीक्वेंस ही प्रोटीन डिसाइड करता है। अगर आपका सीक्वेंस चेंज हो गया अमीनो एसिड का, तो प्रोटीन चेंज हो जाएगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर डिफाइंस द सीक्वेंस ऑफ दोज अमीनो एसिड्स। फिर वो अमीनो एसिड्स जो सीरीज में है वो किस टाइप का शेप ले रहे हैं, क्या वो अल्फा हेलिकल शेप ले रहे हैं या वो बीटा प्लेटेड शेप ले रहे हैं, अकॉर्डिंगली उनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। ये अल्फा हेलिकल है, ऐसे ही हमने एक बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर देखा था, कुछ इस टाइप का रैपरी वाला, राइट। आफ्टर दैट ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपस में फिर से एक बार रोल होता है, ठीक है, दैट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर, और ये कहलाता है पॉलीपेप्टाइड चेन। अब एक पॉलीपेप्टाइड चेन से ज्यादा अगर किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल में, तो वो कुछ इस तरीके से अरेंज होता है, दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये फाइनल प्रोटीन ऐसा या ऐसा दिखेगा। अगर वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होगा तो ऐसा दिखेगा, और अगर मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन से होगा तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड जुड़े रहते तो सी लेवल होगा, तो अमाइड्स बनते हैं ना एक्चुअली, अमाइड्स। ठीक है, और यही उसी का सेम इसी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। एक लास्ट टॉपिक देखे थे, डीनेचुरेशन, मतलब आपके प्रोटीन का स्ट्रक्चर बिगड़ जाना। इफ दैट प्रोटीन इज अंडर हाई टेम्परेचर और प्रेशर और सम अदर कंडीशन, तो उस केस में उसका टर्शियरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा। प्राइमरी तो इंटैक्ट रहेगी, यानी कि उसका सीक्वेंस नहीं बिगड़ेगा। एग्जांपल हम दो देखे थे, कर्डिंग ऑफ मिल्क और एक एग वाला देखे थे। आज स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स। तीनों चीज पढ़ेंगे आज, एंजाइम्स, हार्मोन्स, विटामिन। ये 3 चीजें बची हुई हमारी। एंजाइम्स, विटामिन एंड हार्मोन्स, ये 3 आज खत्म करके चैप्टर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं एंजाइम पे। एंजाइम्स, इसके पहले आप लोग पढ़ते थे एंजाइम्स किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम में, राइट। ये एंजाइम्स आपके वो बेसिकली एंजाइम्स एक तरह के प्रोटीन ही होते हैं, इसके अपन इसको प्रोटीन की जस्ट बात कर रहे हैं। हार्मोन्स में भी कुछ हार्मोन्स प्रोटीन होते हैं, जैसे कि इंसुलिन अपन देखा था वहां पे। ठीक है, तो एंजाइम्स बेसिकली क्या होते हैं, दे आर नोन एज बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट है क्योंकि ये किसी चीज के रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, और बायो क्योंकि ये बेसिकली लिविंग सिस्टम के अंदर है, इसलिए इसको बायो कैटलिस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे लाइफ में या हमारे बॉडी में तरह तरह के केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, मेटाबॉलिज्म जिसको अपन बोलते हैं, है ना। मेटाबॉलिज्म में 2 चीजें होती है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। तो इन सब प्रोसेस में हमें कुछ ना कुछ रिएक्शन होते हैं, और उन प्रोसेस को करवाने के लिए कुछ ना कुछ कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, बायो कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, जिसको अपन एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। जैसे अगर मैं डाइजेशन की बात करूं, तो ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स आर broken down into glucose by the action of various enzymes। ठीक है, तो एंजाइम्स भी कैटलिस्ट की तरह ही वर्क करते हैं। जैसे अपन ने कैटलिस्ट का मैकेनिज्म देखा था चैप्टर नंबर 4 में, केमिकल काइनेटिक्स में, कि हाउ कैटलिस्ट रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी। पढ़ते थे ना एक्टिवेशन एनर्जी, कि एक केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए एक पर्टिकुलर बैरियर को क्रॉस करना होता है, दैट बैरियर इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, या बैरियर बोलो, उसको क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, ई। तो कैटलिस्ट क्या करता है, उस एनर्जी को क्रॉस करने के लिए एक अल्टरनेट पाथवे चूज कर लेता है। ठीक है, उससे आपका रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो यहाँ भी सेम काम आपके इस कैटलिस्ट का भी है, ये भी एक तरह का कैटलिस्ट है। तो एंजाइम्स आल्सो वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल, वो भी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। ठीक है, processes involves a sequence of reaction and all these reactions occur in the body under very mild condition। हम अपनी बॉडी में एक्सट्रीम कंडीशंस नहीं दे सकते ना, या आप एक्सट्रीम कंडीशन देखे कार्बोहाइड्रेट को जल्दी ब्रेक डाउन करवाने, तो जितने भी रिएक्शन होने वाले हैं वो सारे माइल्ड कंडीशन नहीं होंगे, नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर में ही होंगे।
तो वो फास्टर कैसे होंगे? तो वो फास्टर होंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अपन देखें तो दो टाइप के प्रोटीन थे, ग्लोबुलर और एक फाइब्रस, है ना। तो ऑल एंजाइम्स आर जनरली ग्लोबुलर प्रोटीन, मतलब दे फॉर्म स्फेरिकल स्ट्रक्चर। आपके जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं वो थ्रेड लाइक फाइबर्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर, बट ग्लोबुलर प्रोटीन्स दे फॉर्म स्फीयर्स, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। कैटलिस्ट का भी यही लाइन अपन पढ़ते थे कि हर रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं कि आप एक ही कैटलिस्ट से हर रिएक्शन को फास्टर कर सकते हो, नहीं। उसका भी एक प्रॉपर्टी होता है कि ये कैटलिस्ट इन रिएक्टेंट्स को एब्जॉर्ब कराएगा अपने अंदर और बाकियों को नहीं कराएगा। तो बेसिकली कैटलिस्ट का एक्शन रहता है वो स्पेसिफिक होता है। लाइकवाइज अगर मुझे कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन करना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम ही होगा। कोई और एंजाइम से अपन एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। दे आर जनरली नेम्ड आफ्टर द कंपाउंड और क्लास ऑफ कंपाउंड। जैसे मैंने माल्टोस के लिए आपको बताया था माल्टेज होता है ना। तो वैसे ही या तो कंपाउंड के नाम से ही उनका नाम डिराइव होता है, या वो जो प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे एक अमीनो पेप्टिडेज नाम का एक एंजाइम होता है जो एक्चुअली में जो पेप्टाइड्स बनते हैं, पहले प्रोटीन पेप्टाइड्स में चेंज होता है और फिर पेप्टाइड्स आर फाइनली रेड्यूस्ड टू अमीनो एसिड्स। फाइनल प्रोडक्ट प्रोटीन का अमीनो एसिड्स ही होता है, बिकॉज बने भी वो उन्हीं से है, तो टूटने के बाद वो वही देंगे। तो वो एक स्टेप में ही देते हैं। जब स्टमक में खाना आता है तो पहले स्टमक के जो एंजाइम्स है, यानी कि पेप्सिन और आपके पैनक्रियास के जो एंजाइम है ट्रिप्सिन, ये लोग सिर्फ क्या करते हैं, उसको प्रोटीन को पेप्टाइड्स में चेंज करते हैं। नाउ दोस पेप्टाइड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड बाय अमीनो पेप्टिडेज। तो ये नाम उसका किससे पड़ा है कि वो पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में चेंज कर रहा है, अमीनो पेप्टिडेज। समझ रहे? तो या तो वो कंपाउंड के नाम से पड़ा या तो वो क्या कर रहा है उसके हिसाब से उसका नाम पड़ा। ठीक है, एंड इट्स नेम एंड्स विद एस। जितने भी एंजाइम्स हम पढ़ेंगे सबका नाम एस से एंड हो रहा है, एएस। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, माल्टोज का दिया हुआ है कि फॉर द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज द एंजाइम इज माल्टेज। एंजाइम का हर नाम जो एंड होगा वो एस से ही होगा। ठीक है, एंजाइम्स आर नीडेड ओनली इन स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि हमें पता है कि एंजाइम्स रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब वो खुद पार्टिसिपेट करके खत्म नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली थोड़ी सी क्वांटिटी में हमारा काम हो जाएगा। सेम इज द केस विद कैटलिस्ट आल्सो। So they are needed in small quantities for the progress of a reaction, और similar to the action of chemical catalyst, जैसे कि chemical catalyst का action है, enzymes are said to reduce the magnitude of activation energy। activation energy को आपके enzymes भी कम कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं अपन सुक्रोज का, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी 6.22 किलोजूल पर मोल होती है। मतलब अगर आपको एक मोल सुक्रोज को ब्रेक डाउन करना है, यू वांट टू ब्रेक डाउन 1 मोल ऑफ सुक्रोज, आपको इतनी एनर्जी को क्रॉस करना पड़ेगा। एक्टिवेशन एनर्जी कम से कम इतनी होनी चाहिए। पर जब यही रिएक्शन अपन एक एंजाइम सुक्रेज के प्रेजेंस में कर रहे हैं, वही सुक्रोज से सुक्रेज आया है, तो वो एनर्जी कम होगी, कितनी होगी, 2.15। तो रिएक्शन बहुत फास्टर हो जाएगा और 6.22 तक एनर्जी अचीव नहीं करनी। समझ रहे? तो यही आपका अल्टरनेट पाथ है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। ठीक है, तो इसको एक काम करो, लिख लो, क्योंकि मुझे कुछ एंजाइम्स और लिखवाने हैं जिनके फंक्शंस मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा आप लोग को। तो एंजाइम वाला पार्ट बस लिख लो, बाकी आप लोग को बाद में लिखना। और कुछ एंजाइम्स के नाम लिख पा रहा हूँ, उनका फंक्शन लिख लेते हैं, क्या क्या फंक्शन है। इस चैप्टर का वेटेज भी 7 मार्क्स का है ना, 70 में से 7 मार्क्स इसका वेटेज है। और चैप्टर स्कोरिंग है, मतलब आपको कुछ और अलग याद नहीं करना है चैप्टर में, कुछ नया नहीं आएगा इस चैप्टर से। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ही पूछेगा, है ना, थ्योरी ही है, मतलब कुछ चेंज नहीं हो सकता ना। बाकी चैप्टर्स में ऐसा है कि ऑर्गेनिक में भी आपको अलग अलग तरह के कन्वर्जन आ सकते हैं। वहाँ एबीसीडी का कौन सा क्वेश्चन आ जाए हमें नहीं पता। रिएक्शंस तो सब पढ़े हैं, याद भी रहेंगे, बट रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं वो श्योर नहीं। हो सकता है उस समय क्लिक कर जाए, उस समय ना करे क्लिक। बट ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें जो चीजें हैं वो है कोई है।
हाँ याद रखना है बस, समझ रहे हैं? उसमें याद रखना आसान है ऑर्गेनिक में, बट उस समय क्लिक करना थोड़ा मुश्किल है। वो तभी होगा जब प्रैक्टिस ज्यादा रहेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखे इसके तो हर बार ऐसे ही आता है कि राइट द हेवॉट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, है ना, फिर आपके जितने भी विटामिन हैं उनके नाम, उनके डेफिशिएंसी डिसीजेस, उनके सोर्स। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और वो जो अपन सबसे पहले पढ़े थे कि गिव सम एविडेंस कि ओपन स्ट्रक्चर क्यों बोला गया पहले, फिर व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ दैट ओपन स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर आया। ठीक है, फिर डी एन कॉन्फ़िगरेशन, अल्फा बीटा, थोड़ा बहुत जो था वो कार्बोहाइड्रेट में ही था। उसके बाद प्रोटीन में भी सिर्फ स्ट्रक्चर ही पूछेंगे कि क्या होता है, एमिनोस क्या होता है बताओ, है ना। प्रोटीन में था ना, वो था ना एमिनोस और एमिनो पेप्टाइड, एक ब्रांच था एक अनब्रांच था। उसमें भी अमीनो एसिड्स के नाम, कुछ अमीनो एसिड्स के एग्जांपल, अभी फिर प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी, डीनेचुरेशन। तो स्कोरिंग का सिस्टम बोल रहा हूँ। हाँ क्या क्या अच्छा स्टार्ट करूंगा, इसमें तो पेप्टाइड्स था। वो एमिनोज और हाँ स्टार्च है। उसके पहले माल्टोज ये सब आपके डाइसैचराइड्स है, इसमें ग्लूकोज ग्लूकोज था। ठीक है, लिखोगे तो बताना, तो मैं कुछ एंजाइम्स के नाम और लिखवाता हूँ विद देयर फंक्शन। ये हो गया सबको? ओके, और स्ट्रक्चर भी एक कार्बोहाइड्रेट्स में है, प्रोटीन में है, और लास्ट ये न्यूक्लिक एसिड में। बाकी विटामिन के कोई स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है हमें, एंजाइम्स में हार्मोन्स में स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना। पॉलीपेप्टाइड्स पढ़ा है ना अपन स्ट्रक्चर, बट ऐसे लिखे नहीं होते, बट चीजें है ना इसको अपन जोड़ के पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं, आ सकते हैं। हाँ, वो बीटा प्लेटेड तो एटलीस्ट वही ये पॉलीपेप्टाइड चेन बोल रहा हूँ, ये वाला एक ही चेन है, वही वापस रिपीट किए, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दिए। हाँ चलो हो गया।
Some more enzymes and their functions are. Some more enzymes and their functions are. Some more enzymes and their functions are. फर्स्ट लिखना. एक एग्जांपल में तो लिख चुके हैं ना, माल्टेज का. माल्टेज का नहीं लिखवा रहा हूँ, वो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा. ठीक है. एक लिखना लैक्टेज. लैक्टेज, लैक्टेज हाइफन डाल के कन्वर्ट्स लैक्टोज इनटू, कन्वर्ट्स लैक्टोज इनटू, इसमें कन्वर्ट होता है लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज. दो डाइसेचराइड है ना ये भी. माल्टोज दोनों ग्लूकोज रहेगा, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और लैक्टोज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. ग्लूकोज सब में है. हाँ ग्लूकोज तीनों में निकलेगा, सुक्रोज में भी, माल्टोज में भी और लैक्टोज में भी. ठीक है. तो क्या लिखिए, लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. ठीक है. सेकंड लिखना, सेकंड एमिलेज. एमिलेज AMYLASE, एमिलेज converts starch into glucose, converts starch into glucose. अब ये एमिलेज भी दो तीन टाइप के होते हैं. एक सलाइवा में होता है तो सलाइवरी एमिलेज बोलते हैं, एक पैंक्रियास वाले को पैंक्रियाटिक एमिलेज बोलते हैं, और एक इंटेस्टाइन में होता है तो उसको इंटेस्टिनल एमिलेज बोलते हैं. ये एमिलेज तो पढ़े. सबसे पहला एंजाइम यही है जो खाने पे वर्क करता है, माउथ पे, माउथ में. ठीक है. नेक्स्ट इन्वर्टेज. इन्वर्टेज INVERTASE. ये कहाँ पढ़े थे इन्वर्टेज? इन्वर्ट करके पढ़े थे ना. हाँ, इसका था वो सुक्रोज का. कि सुक्रोज जो ओरिजिनली खुद डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, बट उसके हाइड्रोलिसिस से जो दो कंपाउंड मिल रहे हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, उनके कॉम्बिनेशन से, देखिए दोनों इक्विमोलर क्वांटिटी में मिल रहे हैं और दोनों का रोटेशन ऑपोजिट है, और राइट वाला कम रोटेट हो रहा है, लेफ्ट वाला ज्यादा रोटेट हो रहा है. तो अल्टीमेटली ओवरऑल सॉल्यूशन लीवो रोटेटरी होगा. तो इसी को इन्वर्ट बोल रहे हैं. तो इन्वर्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो शुगर को इन्वर्ट कर रहा है, यानी कि सुक्रोज को फ्रक्टोज और ग्लूकोज में काम कर रहा है. ठीक है. इन्वर्टेज का काम क्या है? कन्वर्ट्स सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. समझ गए ना नाम इन्वर्टेज क्यों? तो अब देखो यहाँ पे सुक्रेज नहीं है, उसके काम के हिसाब से उसका नाम है. वो सुक्रोज को इन्वर्ट कर रहा है. ठीक है. सुक्रोज का ओरिजिनल सॉल्यूशन डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, बट उसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो सॉल्यूशन बन रहा है वो लीवो रोटेटरी. ठीक है. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय इन्वर्जन ऑफ शुगर. ठीक है. नेक्स्ट यूरिएज. UREASE. यूरिएज converts urea into ammonia and carbon dioxide. Ammonia and carbon dioxide. Ammonia and carbon dioxide. And last लिखना trypsin and pepsin. Trypsin and
पेप्सिन, ये प्रोटीन वाले हैं, ठीक है। ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन हाइफन डाल के कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स, कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स, कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हार्मोन्स। ठीक है, कुछ हार्मोन्स प्रोटीन होते हैं, कुछ हार्मोन्स विटामिन होते हैं, ठीक है, कुछ हार्मोन्स न्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं। तो हार्मोन्स बेसिकली एक तरह के बायोमोलिक्यूल्स हैं दैट एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स। ये हार्मोन्स हम कहाँ पढ़ते थे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ते थे। साइंस में चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहां बेसिकली अपन प्लांट का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ते थे और एनिमल का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ते थे। तो प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता था, तो उनके पास एक ही तरीका है कोऑर्डिनेट या कंट्रोल करने का, बाय हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स अलग होते हैं, और एनिमल्स के पास दोनों तरीके हैं जिससे वो अपने बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। वो है नर्वस सिस्टम, दैट इज सीएनएस, ह्यूमन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। और दूसरा तरीका है केमिकली। केमिकली भी हम अपनी बॉडी को मेंटेन या बैलेंस कर सकते हैं बाय केमिकल्स नोन एज हार्मोन्स। ठीक है, तो दीज आर सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारे बॉडी में दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एक एक्सोक्राइन, एक एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो जो सारे आपके डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट कर रहे हैं, माउथ में है सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड, स्टमक में है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट कर रहा है। पेनक्रियाज अपने आप में एक ग्लैंड है। पेनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो हार्मोन भी सेक्रेट कर रहा है, इंसुलिन, और डाइजेस्टिव जूस भी सेक्रेट कर रहा है। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में कहाँ पे? तो एक तो नेक में है, एक ब्रेन में है पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड जिसको हम कहते हैं, जो बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है कि कब स्टार्ट करना है काम। बाकी एक आपके यहाँ पे नेक रीजन में है, थ्रोट रीजन जिसको अपन बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, है ना। फिर अपन आगे बढ़ेंगे तो किडनी के पास एक एड्रिनल ग्लैंड होता है। ठीक है, इसके अलावा पेनक्रियाज एक ग्लैंड है, लिवर एक ग्लैंड है। ठीक है, इसके अलावा टेस्टिस एंड स्टीरॉइड्स। एक्चुअली जो आपके हार्मोन्स होते हैं ना, वो कुछ स्टीरॉइड्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं। हार्मोन्स कैन बी ऑफ दीस थ्री टाइप। इसलिए अपन हार्मोन का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये तीनों टाइप के स्ट्रक्चर में हो सकते हैं। दे कैन बी अ काइंड ऑफ स्टीरॉइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स मतलब प्रोटीन के फॉर्म में हो सकते हैं जैसे कि इंसुलिन है, और अमीनो एसिड्स। और एक और इस एंडोक्राइन ग्लैंड का एक और खास बात क्या है कि इसके पास खुद के पास अपना कोई डक्ट नहीं है जहां वो हार्मोन्स को सेक्रेट करके भेजे, क्योंकि हार्मोन सेक्रेट एक जगह पे होता है बट टारगेट साइट कुछ और होता है उसका। समझ रहे हैं? जैसे ग्रोथ हार्मोन है तो ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट हो रहा है आपके ब्रेन में, बट इट हैज टू बी सप्लाइड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बिकॉज ग्रोथ तो हर पार्ट का होना है। तो वो जाता किसके थ्रू है? ब्लड के थ्रू। तो जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सेक्रेट करता है ना, वो सेक्रेट करके ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है। दैट इज द रीजन व्हाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि इनके पास खुद का कोई डक्ट नहीं है। जैसे ब्लड का खुद का एक पाथ है ना, आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, वहां ब्लड फ्लो करता है, बट इस टाइप का कोई पाथ आपके हार्मोन्स के लिए नहीं है कि हार्मोन्स का एक अलग सा वेसल हो जिसमें हार्मोन्स ट्रैवल करके जा रहे हो, ऐसा नहीं। They are secreted in the blood only because blood is the one which is reaching every part of the body. तो आपको हार्मोन्स अगर किसी टारगेट साइट तक पहुंचाना है तो those glands secrete those hormones into the blood. ठीक है, केमिकल नेचर मतलब अपन अगर उसके स्ट्रक्चर की बात करें कि हार्मोन्स में बेसिकली होता क्या है, तो वो तीन टाइप के होते हैं। सम आर स्टेरॉइड्स, सम आर पेप्टाइड्स यानी कि प्रोटीन्स, एंड सम आर अमीनो एसिड्स। एक दो एग्जांपल सबके लिखे हुए। एस्ट्रोजन आपका एक फीमेल हार्मोन है व्हिच इज सेक्रेटेड बाय ओवरीज। ओवरी भी एक ग्लैंड है। जैसे टेस्टिस एक ग्लैंड है
which secretes male hormones testosterone, वैसे ही estrogen is secreted by ovary, which is a female gland. So there, those glands are, उसका function क्या basically? They are for regulating primary and secondary sexual characters in male and female. Testosterone and estrogen. Progesterone भी एक होता है, प्रोजेस्टेरॉन भी एक फीमेल हार्मोन सेक्रेटेड बाय ओवरी। उसके अलावा इंसुलिन के बारे में मैंने डिस्कस किया था। इंसुलिन और एक और एक नाम बताता हूं, ग्लूकेगॉन। एक इंसुलिन है जो एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अगर ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो तब ये काम करेगा। तो इनका एक्शन भी स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक टाइम पे होता है और स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन में होता है ऑर्गन्स का। ठीक है, मतलब इंसुलिन अभी नहीं निकल रहा होगा, वो कब निकलेगा जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा कम होगा तो ग्लूकेगॉन निकलेगा और वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ये ग्लाइकोजन जो होता है ये आपके लिवर में स्टोर होता है। क्या पढ़े थे ना, ग्लाइकोजन एक वो था पॉलीसैकेराइड्स। ग्लाइकोजन, one was starch, second was cellulose, those were plant product या प्लांट के स्टोर करने का तरीका है ना, और एक था ग्लाइकोजन एनिमल स्टोरेज के। ठीक है, और वो कहाँ होगा? आपके लिवर में। तो जहां ग्लूकोज का कंटेंट कम हुआ ना बॉडी में, those glycogen will be converted into glucose by hormone glucagon। ठीक है, देख लीजिए। हार्मोन का एक टेबल शेयर करूंगा, उसको बना लेंगे। ठीक है, उसमें कुछ हार्मोन्स के नाम रहेंगे, कौन सा ग्लैंड उनको सेक्रीट करता है और उसका फंक्शन क्या है। ये वही टेबल है जो अपन 10th में पढ़े। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लिक एसिड में, डीएनए आरएनए। ठीक है, तो बेसिकली द पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? एक न्यूक्लियोलस होता है, एक क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्रोमोसोम्स व्हिच आर 46 इन नंबर्स, which occurs in pair, 23 pairs, right? So responsible for heredity are called chromosomes, which are made up of proteins and another type of biomolecules called nucleic acid. प्रोटीन तो होता ही है, पर साथ में क्या होता है? और न्यूक्लिक एसिड। तो दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड है हमारी बॉडी में, एक डीएनए और एक आरएनए। आरएनए का मेजर फंक्शन राइबोसोम्स बनाना होता है। आरएनए का मेजर फंक्शन क्या है? राइबोसोम्स बनाता है। और राइबोसोम्स क्या करते हैं? दे आर प्रोटीन सिंथेसाइजर्स, जो हमारे सेल के अंदर प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम्स आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली। राइबोसोम्स आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ अ सेल जो प्रोटीन बनाते हैं। यही राइबोसोम्स आपके वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होते थे ना, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ करते थे। दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते थे, स्मूथ एंड रफ। रफ वाले रफ होते थे क्योंकि उनके ऊपर दाना दाना बना होता था राइबोसोम्स का। राइबोसोम्स आर बेसिकली नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, है ना, वो आपके सेल में प्रोटीन बनाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब सारा प्रोटीन डाइजेस्ट होकर अमीनो एसिड बन जाता है, वो उनको प्रोटीन बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमने जो दाल खाई थी प्रोटीन, उसको तो हमने सेल के अंदर भेजने से पहले डाइजेस्ट कर दिया ना, वो ट्रिप्सिन, पेप्सिन और वो अमीनो पेप्टिडेज ने मिलकर उस पूरी दाल को क्या कर दिया? अमीनो एसिड बना दिया, ताकि वो सेल के अंदर जा सके, डिफ्यूज होके। सेल के अंदर इन्हीं अमीनो एसिड से राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन वापस बनाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को अपन एसिमिलेशन बोलते हैं। एसिमिलेशन भी हमारे न्यूट्रिशन का एक पार्ट है, वरना आपके सेल्स को प्रोटीन कैसे मिलेगा? आपने तो सेल्स तक प्रोटीन नहीं पहुंचाया, आपने सेल्स तक अमीनो एसिड पहुंचाया। उस अमीनो एसिड का प्रोटीन सेल क्या करेगा? उस अमीनो एसिड का सेल प्रोटीन में कन्वर्जन करेगा राइबोसोम्स के। ठीक है, तो आरएनए का मेन काम वो होता है। उसके अलावा दो और फंक्शन होते हैं आरएनए के, आपको आगे बताऊंगा। आरएनए 3 टाइप के होते हैं हमारी बॉडी में, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। सेकेंड है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए। देखो दोनों के नाम में यही इसका फर्क है, डीऑक्सी का। देख रहे हो, इसके स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन नहीं होगा एक जगह पे, और इसके स्ट्रक्चर पे उसी जगह पे ऑक्सीजन होगा। डीऑक्सी मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सिंस न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स,
ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है अपन देखते हैं ना, अभी तक हम पॉलीपेप्टाइड्स में पेप्टाइड्स देख चुके हैं, पेप्टाइड्स क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं, फिर उन्हीं का पॉलीमर करना है। मतलब न्यूक्लियोटाइड आप बोल सकते हो कि एक मोनोमर है, इसको रिपीट करोगे n टाइम्स तो बन जाएगा न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सो दे आर आल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। जैसे प्रोटीन को अपन पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं बिकॉज दे आर द पॉलीमर ऑफ पेप्टाइड्स, ठीक है। अगर आप एक डीएनए या आरएनए को हाइड्रोलाइज करोगे तो आपको 3 चीजें मिलेंगी उसमें से। जैसे सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं तो 2 चीजें मिलती है ना, सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करने से क्या मिलता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो वैसे ही जब आप एक डीएनए के मॉलिक्यूल को या आरएनए के मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज करके देखते हो, ब्रेक करके देखते हो कि उसके अंदर क्या क्या निकलेगा, तो 3 चीजें निकलती है। एक होता है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर क्या होगा, शुगर कंटेनिंग 5 कार्बन एटम्स, पढ़े तो है अपन, हेक्सोस। हाँ वो तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन की। नहीं पढ़े थे अपन कार्बोहाइड्रेट का टाइप में कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोस, ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक तरह के हेक्सोस है। और अगर और डिवाइड करेंगे तो अगर उसमें एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल तो एल्डोहेक्सोस, तो ग्लूकोज इज अ एल्डोहेक्सोस, फ्रक्टोज इज अ कीटोहेक्सोस containing ketonic group and 6 कार्बन एटम्स। अब ये पेंटोज है मतलब इसमें 5 कार्बन एटम्स होंगे, क्लियर, ठीक है। उसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4 इज फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, एंड थर्ड एलिमेंट इज अ बेस व्हिच इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जैसे पायरिडीन होता है। पायरिडीन पढ़े ना अपन, कोई बेंजीन टाइप की रिंग रहेगी बट उसमें एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन होगा, तो पायरिडीन इज आल्सो अ बेस बिकॉज उस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लिवाइस बेस। पायरिडीन इज अ लिवाइस बेस, ठीक है। तो इन द सेम वे यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे। हेटेरोसाइक्लिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि दैट साइकिल उसके पास सिर्फ कार्बन नहीं होता, उसके पास कुछ और हेटेरो एटम भी है, समझ रहे हो। बेंजीन एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, समझ सुन लो पहले बात में। बेंजीन क्या है, एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली, समझ रहे हैं। पर पायरिडीन एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है बिकॉज उसके पास कार्बन के अलावा रिंग में ही नाइट्रोजन भी, ठीक है। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोल रहे हैं, और वो भी हेटेरोसाइक्लिक किसके कारण है, नाइट्रोजन के कारण, और नाइट्रोजन के कारण ही वो बेस भी, ठीक है, कॉल्ड बेसिस। तो डीएनए मॉलिक्यूल में शुगर मोइटी मतलब शुगर पार्ट पहला वाला, दोनों आरएनए डीएनए इन्हीं 3 चीज से बने हुए हैं, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। पर दोनों में शुगर मोइटी अलग अलग होती है, शुगर मोइटी मतलब शुगर पार्ट अलग अलग। एक के शुगर पार्ट का नाम है बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस, डीएनए का होगा, और आरएनए वाले का शुगर मोइटी का नाम है बीटा डी राइबोस। वो डीऑक्सीराइबोस था, ये राइबोस, ठीक है। हाँ आगे बढ़ो, एक एक करके आप तीनों का पार्ट देखते हैं। पेंटोज शुगर कैसा दिखेगा, दिस इज पेंटोज शुगर, लेफ्ट वाला आरएनए में होता है, राइट वाला डीएनए। देखो कहां पे ऑक्सीजन मिसिंग दिख रहा है आपको, अभी 2 भी नाम दिया, 2 की जगह डीऑक्सी, समझ रहे हो क्या, 2 डीऑक्सी राइबोस, क्लियर है। बाकी बीटा और डी का मतलब आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं बीटा और डी का मतलब क्या होता है, क्या होता है। अल्फा में राइट हैंड साइड होता है OH पे, ओके। और डी डीकॉन्फिगरेशन वो सेकंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप रहा है, राइट में है तो डी, लेफ्ट में है तो N। बाकी इसका प्लस माइनस हमने लिखा नहीं है ना कि ये डेक्स्ट्रो की लीगो, क्लियर है। बीटा डी राइबोस एंड बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोस डीएनए। तो ये दोनों के शुगर मॉलिक्यूल्स हो गए, पेंटोज शुगर। अकेला ये नहीं है ना डीएनए, समझ रहे हो ना, तीनों पार्ट है, तीनों को फिर जोड़ेंगे तब जाके न्यूक्लिक एसिड बनेगा, मतलब वो बनेगा न्यूक्लियोटाइड। पढ़े ना कि डीएनए या आरएनए क्या होते हैं, इनको अपन पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। पर न्यूक्लियोटाइड बनेंगे कब, जब इसको फॉस्फोरिक एसिड को और वो बेस को जोड़ दिया जाए, कोई लिंकेज बनेगा, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ टाइप का लिंकेज बनेगा।
जैसे अभी तक अपन पढ़े ना वो ग्लूकोसाइडिक लिंकेज था, है ना। हाँ। ये है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। 5 टाइप के बेस होते हैं जिसमें जो आपका डीएनए ना उसके ये चारों टाइप के बेस पाए जाते हैं डीएनए में। एक है एडिनाइन, ए, जी ग्यूनाइन, सी साइटोसाइन एंड टी थाइमाइन। ये 4 टाइप के बेस हैं जो आपको डीएनए में मिलेंगे। ये भी सीक्वेंस में होंगे। आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखो ना, वो भी थोड़ा हेलिकल टाइप का होगा ना, डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर बोलते हैं डीएनए का, इस टाइप का। देखो आप यहाँ पे आपको बेसिस दिख रहे होंगे, GCAT 4 बेस दिख रहे हैं ना, वही ग्यूनाइन, साइटोसाइन, एडिनाइन, थाइमाइन। दे आर कनेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक चेन आपकी ये दिख रही होगी आपको, ऐसी वाली, और दूसरी है ये वाली। दो न्यूक्लियोपेप्टाइड, सॉरी न्यूक्लियोटाइड की दो चेन है, दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड। जबकि आरएनए में एक ही स्ट्रैंड होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, बट डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है। समझ रहे हैं, ये दोनों में एक और डिफरेंस है स्ट्रक्चर में। दो तीन डिफरेंस तो अपन आरएनए डीएनए में लिख सकते हैं। पहला तो डीऑक्सी है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा ये। एक आप उसके शुगर मोइटी के बारे में लिख सकते हो, और दूसरा स्ट्रेंड्स के बारे में लिख सकते हैं, फंक्शन के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, कमिंग बैक टू स्ट्रक्चर। तो ये 4 आपके बेसिस हैं जो डीएनए में मिलेंगे आपको। आरएनए में कौन कौन से बेसिस मिलेंगे? ये 3 आपको आरएनए में मिलेंगे, है ना। थाइमाइन की जगह वहां पे होता है यूरेसिल। लास्ट में लिखा है मैंने कि डीएनए कंटेन्स 4 बेसिस, दैट इज एडिनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन एंड थाइमाइन। आरएनए के पास भी 4 बेस होते हैं। फर्स्ट 3 बेसेस आर सेम, बट थाइमाइन की जगह यूरेसिल होता है। तो उसके स्ट्रक्चर में देखते हैं अपन। अच्छा, लिखा नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये सेकेंड पार्ट हुआ आपका बेस। थर्ड पार्ट तो H3PO4 है, उसको क्या देखना है, वो तो एसिड ही है ना, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, बस अब ये तीनों को जोड़ेंगे अपन लाइक दिस। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, अ यूनिट फॉर्म बाय अटैचमेंट ऑफ बेस टू 1' पोजीशन ऑफ शुगर। अब देखो दोनों ही आपके रिंग है ना, बेस अपना अलग रिंग बनाए हुए हैं, और ये शुगर का अलग रिंग बना हुआ है। तो नंबरिंग अपन दोनों में कर रहे हैं, तो दोनों के नंबरिंग में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अपन शुगर के मोइटी में या शुगर के पार्ट में नंबरिंग कैसा कर रहे हैं, डैश वाला, 1 2 3 4 5 5 का नाम है ना, पेंटोज है, तो इसके नाम अपन 1 नाम दे रहे हैं। तो 1 पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। जब आपका बेस जो है वो 1 से जुड़ेगा, तो उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड। अभी ये न्यूक्लियोसाइड बना, जब ये न्यूक्लियोसाइड आपके उसके साथ कनेक्ट होगा, ये बच गया ना चीज, फॉस्फोरिक एसिड, तब जाके वो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और यही एक्चुअली में मोनोमर है जो बार बार रिपीट होके पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि डीएनए बनाएगा या आरएनए बनाएगा। In nucleosides, the sugar carbons are numbered as 1 2 3 etc. in order to distinguish these from bases. Okay? When nucleoside is linked to phosphoric acid at 5' position of sugar moiety, we get a nucleotide. ठीक है, देख लो ये वापस से, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड। अभी न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं ना, न्यूक्लियोसाइड नहीं है, न्यूक्लियोसाइड में H3PO4 नहीं होता है। अब यहाँ पे तीनों चीजें हैं, फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर, बेस, ये तीनों आपस में जुड़ गए, मतलब ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड, दोनों मिलकर बनेंगे डाइन्यूक्लियोटाइड। और इनके बीच का लिंकेज को क्या बोलते हैं अपन, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। फॉस्फोरिक एसिड जुड़ रहा है, देखो शुगर के 3' पोजीशन, ऑलरेडी शुगर का 1' पोजीशन बेस से जुड़ चुका है, शुगर का 5' पोजीशन H3PO4 से जुड़ चुका है, अब 3' भी है जो नीचे वाले मतलब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ रहा है, 5'। समझ गए, दोनों का मतलब इसका फॉस्फोरिक एसिड और इसका फॉस्फोरिक एसिड फ्री है अभी, क्योंकि ये किसके साथ जुड़ेगा, दोनों के फॉस्फोरिक आपस में नहीं जुड़ रहे, ठीक है। तो एक का 5' दूसरे का 3', फिर इसका 5' दूसरे के 3' के साथ जुड़ेगा। लाइकवाइज ऐसे लिंकेज आपका बनता रहेगा, और उस लिंकेज को अपन
फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है, ठीक है। हाँ, तो रिमूव भी तो होगा ना, ऐसे जुड़ रहे, सब पॉलीमर बनते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता जाता है, इसलिए वाटर एच नहीं दिख रहा, ठीक है। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, एस्टर भी नहीं बोल रहे, वो ऑक्सीजन के कारण उसको एस्टर नाम दे दिए, मतलब COOR अपन उसको बोलते हैं एस्टर, ठीक है। तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ठीक है। अब यही चीज आगे और रिपीट होगी तो आपको मिल जाएगा पॉली न्यूक्लियोटाइड, जिसको अपन RNA या DNA, ठीक है। तो अब वो डिपेंड करेगा शुगर कौन सी, हाँ बेस में, क्योंकि बेस में भी एक यूरेसिल आ जाता है, यहाँ पे थाइमाइन रहता है, डिपेंडिंग अपॉन दैट DNA या RNA का, ठीक है। तो आप सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बोल सकते हो, शुगर बेस फॉस्फेट, फिर ये अगले शुगर से जुड़ा रहेगा, बेस फॉस्फेट, ये फॉस्फेट अगले शुगर से जुड़ा रहेगा, और ये देखो एंड टाइम लिखती है, अभी चलता रहेगा रिपीटेशन, ये तो ऐसे तो अपन पॉलीमर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ न्यूक्लिक एसिड चेन इज एज शोन, ठीक है। अब इसका भी स्ट्रक्चर होता है ना जो हम देखें आगे, ठीक है। तो जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक ने डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर दिया था DNA का, जिसको उन्होंने यही बोला था डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर, जब उन्होंने बोला था कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, उनके पास अपने अपने बेसिस हैं, वो बेसिस आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के एक डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर बना है। तो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, अगेन यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस डिसाइड करेगा of a nucleic acid is known as primary structure, जैसे उसके पास primary structure, nucleic acid have a secondary structure also, वही जो अब घूम रहे हैं chemical form, उसका secondary structure just like protein था। James Watson they gave a double strand helix structure for DNA, two nucleic acid chains are bound about each other and held together by hydrogen bond between pair of bases. The two strands are complementary to each other because hydrogen bonds are formed between two specific pair of bases. तो अगर आप देखोगे तो हर बारी ऐसे ही होगा कि एडिनाइन हमेशा बॉन्ड बना रहा है थाइमाइन के साथ, AP, हर बार A और T का बॉन्ड बन रहा है और C और G का बॉन्ड बन रहा है कॉम्प्लीमेंट्री, whereas cytosine forms hydrogen bond with guanine, CG, ATCG, ठीक है। बाकी आरएनए में सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए सिंगल स्ट्रैंड, उसके में सिंगल स्ट्रैंड का सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, और इसके में डबल स्ट्रैंड का। प्राइमरी स्ट्रक्चर दोनों का बस सीक्वेंस बताएं कि कैसे आपके कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, क्योंकि बेस चेंज होगा तो न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाएगा, समझ लो क्या बोलता हूं। Which sometimes fold back on itself. RNA molecules are of three types, जो अपन बात कर रहे थे, तीन होते हैं, एक tRNA, एक mRNA और एक rRNA। RNA का फुल फॉर्म है राइबोसोमल RNA, जो राइबोसोम बना रहा है, एक मैसेंजर RNA होता है और एक ट्रांसफर RNA होता है। हालांकि हमको इतना डीप नहीं पढ़ना है इनका क्या फंक्शन है, ठीक है, बट पता रहना चाहिए कितने टाइप्स के RNA है। हाँ, तो बेसिक तो बोला बेस चेंज करोगे तो नहीं बेस, तो वो आरएनए के लिए बोल रहा था, अगर आप शुगर भी चेंज कर दोगे और बेस भी चेंज कर दोगे तो आपका न्यूक्लियोटाइड चेंज ही होगा ना, नहीं पर आरएनए और उसके तो अलग अलग शुगर है ना, डीऑक्सीराइबोज है, राइबोज है, ठीक है, क्लियर है। ये स्ट्रक्चर होगा दोनों के, ये देखो वही ए और टी का बनेगा और सी और जी। अब ए और टी याद रहेगा तो ठीक है ना, ए और जी इधर बनाना, सी और टी इधर बनाना। हाँ आगे विटामिन, ठीक है, दो पार्ट से बनाएंगे, बीटा और अमाइन, वाइटल और अमाइन, इंपॉर्टेंट अमाइंस, ठीक है। बट आगे जाके पता चला कि सारे विटामिन में अमाइन ग्रुप नहीं था, तो इसलिए वो अमाइन का ई हटा दिए और वो विटामिन ग्रुप कहलाता था, मतलब पहले उसको विटामाइन बोलते थे, अब अमाइन में से ई हटा दिए तो विटामिन ग्रुप है। बट ऑल विटामिन डू नॉट कंटेन अमीनो ग्रुप, NH2 ग्रुप सब में नहीं होता, ठीक है। दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स required in the diet in small amount to perform specific biological functions, ठीक है, for maintenance of optimum growth and health of organism। इनकी डेफिशिएंसी से अलग अलग डिसीज हो सकती है, विटामिन ए बी सी डी, ठीक है, डेजिग्नेटेड एज ABCD, और कुछ के तो और भी सब ग्रुप्स होते हैं, जैसे बी के होते हैं B1 B2 B6 B12 एक्सेट्रा, ठीक है।
तो बाकी इसके बाद उसका वर्ड का मीनिंग लिखा, विटामिन वाज कॉइन्ड फ्रॉम द वर्ड विटामिन प्लस अमाइन सिंस द अर्लियर आइडेंटिफाइड कंपाउंड्स हैड अमीनो ग्रुप्स। ठीक है, और बाद में जो विटामिन आए उनमें अपन को अमीनो ग्रुप नहीं मिला, तो ई वाज omitted, तो अब वो कहलाता है विटामिन। ठीक है, क्लासिफिकेशन करेंगे, दो टाइप के विटामिन होते हैं, एक फैट सॉल्युबल, एक वाटर सॉल्युबल। होगा वाटर सॉल्युबल अमाइंस या सॉरी वाटर सॉल्युबल विटामिन की जरूरत हमें पड़ती है, हमें बाहर से लेनी पड़ती है, राइट, क्योंकि ये अल्टीमेटली हमारे बॉडी में वाटर में डिसॉल्व होकर यूरिन के फॉर्म में बाहर जा सकता है, पर क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा तो ये हमारी बॉडी में रहेगा, तो इसलिए इस टाइप के विटामिन को हमें बाहर से लेना होता है टाइम टू टाइम हमारी डाइट के साथ, क्योंकि ये यूरिन के थ्रू बाहर जा रहा है, बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो दो टाइप के अमाइंस विटामिन हैं, एक फैट सॉल्युबल vitamins which are soluble in fat and oil but insoluble in water are kept in this group A, D, E, K. Oh, they are stored in liver and adipose fat containing tissues. Okay. And second, water soluble vitamins, B group vitamins, C vitamins are soluble in water, so they are grouped together. Water soluble vitamins must be supplied regularly in diet. The reason, because they are readily excreted in urine. Dissolved in पानी में, तो वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चल जाता है एंड कैन नॉट बी स्टोर, इसलिए आप उनको स्टोर करके रख सकते हैं, एक्सेप्ट विटामिन B12 विदाउट दो। बाकी ये सारे विटामिन के नाम आपको टेबल में दिए हुए हैं। इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं, एक्चुअली विटामिन में भी तरह तरह के अलग अलग सब ग्रुप्स होते हैं, उनमें कुछ मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है, जैसे अपन प्रोटीन के लिए बोलिए कि हर प्रोटीन में अमीनो एसिड ही है और यही सारे अमीनो एसिड होते हैं, बट इस टाइप का हम विटामिन के साथ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए विटामिन का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना। विटामिन बस क्लासिफिकेशन और कुछ नाम, वो विटामिन का सोर्स और उस विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिसीज। एक्सेप्शन कुछ स्ट्रक्चर में बताओ तो कि वो वाटर सॉल्युबल में डालें बिकॉज़ वो बी की कैटेगरी में आ रहा है ना। कहाँ पड़ा है? ठीक है, तो ये इसके कुछ याद करने का टेक्निक निकालना, कैसे याद करना है, किससे याद करना है। ठीक है, क्या है हाँ ठीक है, पर एक बार याद करके दो पेपर में काम आ रहा है ना, तो अच्छा से याद करा तो भी आपकी वो अच्छी। ठीक है, जैसे तो मैं पहले बता चुका हूँ, ये चैप्टर से 7 मार्क्स की